सन 1918 की एक सुबह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का मिशन स्कूल और उसमें पुलिस वालों की भीड़। सहमे सहमे से बच्चे। मालूम चला था कि राजा राम भारतीय नाम के एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो किसी खुफिया ग्रुप का मेंबर था। एक और लड़का फरार था जिसकी तलाश जारी थी। उस फरार लड़के का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। इस बीच 7वें दर्जे के एक छोटे से बच्चे को मजाक सूझा और उसने अपने दोस्त से कहा, तुम भी किसी खुफिया ग्रुप के मेंबर लगते हो, कहो तो तुम्हें भी गिरफ्तार करा दूं। उस पर जवाब मिला, मैं अपने देश की खातिर जान देने के लिए भी तैयार हूं। ये जवाब 7वें दर्जे के उस बच्चे के दिल में घर कर गया। शर्मिंदगी से भरे इस बच्चे को हमने शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम से जाना। तो आज हम बात करेंगे सुधीर विद्यार्थी की लिखी किताब शहीद अशफाकुल्ला खां और उनका युग की। अशफाक बचपन से ही बड़े जज्बाती और पढ़ने लिखने वाले थे। किताब पढ़कर मालूम चलेगा कि किस तरह वॉल्टर स्कॉट की नज्म लव ऑफ कंट्री ने उन्हें मुल्क का आशिक बना दिया था। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा आनंद मठ अपने दोस्त से पूरा पढ़वा कर सुना। स्कूल के दिनों से ही अशफाकुल्ला खां अपने ही स्कूल के राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत प्रभावित थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक दिन खन्नौत में नदी के किनारे एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये शेर पढ़ा, बहे बहरे फना में जल्द यारब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। ये सुनकर अशफाक पूरी तरह से बिस्मिल के हो चुके थे। अशफाक के बड़े भाई रियासतुल्लाह खां बिस्मिल के क्लासमेट थे। बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती गाढ़ी होती गई। अशफाक बिस्मिल से उर्दू में लिखने को कहते और खुद अपने घर में जहां हिंदी का चलन नहीं था, कुछ खालिस हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर देते, जिससे सब चौंक जाते। किताब में एक बड़ा मजेदार वाकया बयान किया गया है, जिसमें एक दौरा पड़ने पर अशफाक राम राम पुकार रहे हैं। ऐसी हालत में भी कुछ मुसलमान नाराज हैं और उनसे कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह कहो, राम राम क्यों कहते हो। बाद में मालूम चलता है कि वो तो अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को पुकार रहे थे। इसके बाद किताब आपको उस दौर के बहुत अहम क्रांतिकारी विकास की तरफ ले जाती है। बात उन दिनों की है जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अभूतपूर्व नफरत और जोश का रास्ता अचानक रोक दिया गया था। लोग सशस्त्र और उग्र क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे। उत्तर भारत में अब भी ऐसे क्रांतिकारी संगठनों की कमी थी, लेकिन बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था। अनुशीलन के योगेश चंद्र चटर्जी ने संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश में कदम रखा और शचींद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों को संगठित करने की मुहिम चलाई। योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल दोनों की मुलाकात राम दुलारे त्रिवेदी से हुई, जिन्होंने इन दोनों को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो रहा था। एक मजबूत प्रजातांत्रिक भविष्य दबे कुचले लोगों के मन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए जगह बना रहा था। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक कुछ रुक सा गया। लोग यूं ही नहीं जुड़ जाते। पर्चे छपवाने और बांटने होते हैं। शहर शहर गांव गांव जाकर सभाएं करनी होती हैं। महीनों एक ही जगह रहकर लोगों को अपनी ताकत और अच्छे भविष्य पर विश्वास दिलाना होता है।
ये सारी जिम्मेदारी राम प्रसाद बिस्मिल पर थी। देश तो बहुत दूर की बात है, उनके अपने शाहजहांपुर के लोग उनसे नजरें चुरा रहे थे। मैनपुरी षड्यंत्र केस के बाद उन्हें एक अपराधी की तरह देखा जा रहा था। इस किताब में अलग अलग जगह पर बिस्मिल इसी को लेकर हताश दिखते हैं। इस किताब में राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि क्रांतिकारियों की हालत बहुत खस्ता है। कई क्रांतिकारियों के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है। पहनने के लिए साबुत कपड़े नहीं हैं। विद्यार्थी बनकर या धार्मिक स्थानों की पनाह लेकर ही एक दिन का गुजारा हो पाता है। राम प्रसाद बिस्मिल इस किताब में एक जगह कहते हुए मिलते हैं कि कोमल हृदय नवयुवक मेरे आसपास खड़े होकर कहते हैं कि पंडित जी अब क्या करें, पहनने को साबुत कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक लंगोट में पूरा दिन गुजारना पड़ता है। एक दिन में सिर्फ 2 पैसे का सत्तू एक वक्त खाते हैं। करें तो क्या करें, कुछ करिए पंडित जी। बेचारे राम प्रसाद बिस्मिल। योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। जगह जगह लाइब्रेरी, क्लब, सेवा समितियां स्थापित करनी थी। साप्ताहिक अखबार निकालना था वैचारिक क्रांति पैदा करने के लिए। लेकिन यहां तो एक दिन का गुजारा करना मुश्किल था। ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल को कई कड़े निर्णय लेने पड़े। कुछ धनी व्यक्तियों को पॉइंट आउट करके उनके घरों पर राम प्रसाद बिस्मिल को अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ डकैती डालनी पड़ी। कुछ पैसों का इंतजाम कुछ दिन के लिए होता था, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात। ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका बोझ उनके जहन पर हमेशा रहा। किताब में जिक्र मिलता है 1925 में डाली गई पीलीभीत में एक डकैती का, जहां राम प्रसाद बिस्मिल को मजबूरन कुछ पेशेवर डकैतों का साथ लेना पड़ा। ये डकैत वो थे जिनका क्रांति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। डकैती डालते वक्त ये लोगों को मारने पीटने और यहां तक कि उनकी जान लेने से भी हिचकते नहीं थे। ये किताब पढ़कर मुझे तो ऐसा लगता है कि आज हम इन क्रांतिकारियों का चाहे कितना गुणगान कर लें, लेकिन अपने जीते जी उस वक्त इन क्रांतिकारियों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसका एकमात्र कारण था आम भारतीयों की तरफ से मिलने वाली मदद की कमी और प्रोत्साहन की कमी। नहीं तो क्या कारण हो सकता था ऐसी डकैतियां डालने का। इस सब के बीच 9 अगस्त सन 1925 को सहारनपुर से चली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को राम प्रसाद बिस्मिल और उनके क्रांतिकारी साथियों ने आलमनगर और काकोरी के बीच चेन पुलिंग करके रोका। रेलवे टिकटों से आई हुई रकम को यहां लूटा गया। इस काम को अंजाम देने में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्त और भी कई साथी मौजूद थे। यह एक बड़ी रकम थी। क्रांतिकारियों के सारे कर्ज इससे निपटा दिए गए। 1000 रुपए भेजे गए हथियारों की खरीद के लिए, बाकी रुपए लगाए गए अपनी बाकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। लेकिन कुछ था जो घात लगाए बैठा था। राम प्रसाद बिस्मिल की जिम्मेदारी थी रकम को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना। उन्होंने बहुत जल्दी 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों को 100 रुपए के नोट में तब्दील कर दिया था। वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहे थे और ना वो रकम कहीं मिल पा रही थी। वो अपने सारे खत अपने दोस्त इंद्रभूषण मित्र के घर भेजते थे। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। किताब में जिक्र है कि इंद्रभूषण मित्र ने राम प्रसाद बिस्मिल के सारे खत और उनकी नकल अंग्रेजों को सौंप दी। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। कौन कहां से गिरफ्तार किया गया, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी बम बनाते हुए गिरफ्तार किए गए, इन सारी चीजों का विवरण इस किताब में बखूबी दिया गया है, जो पढ़कर आपको मजा आएगा। 2 अहम लोग गायब थे जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहे थे। एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरे अशफाकुल्ला खान।
यहाँ से अशफाकुल्ला खान ने यात्रा शुरू की अपने एक बहुत ही अहम क्रांतिकारी जीवन की, जिसमें उन्होंने लगभग पूरा उत्तर भारत घूम घूम कर अपने देश की सही दशा देखी और एक सही क्रांतिकारी योजना बनाने की ठानी।